Hello and welcome all in another session of cash flow statement. Today we will be studying cash flow statement by direct method. Cash flow statement by direct method and cash flow statement by indirect method. दोनों में अगर कुछ difference है तो it is only about one activity and that activity is called as cash from operating activity. Baki cash from investing and financing is same. What is going to change is cash from operating activity. I don't know why, but students find cash direct method as very difficult and indirect method as easier. जबकि ओरिजिनली स्पीकिंग मुझे तो ऐसा लगता है डायरेक्ट मेथड ज्यादा इजी है क्योंकि वो डायरेक्ट है. ऐसा हाथ उल्टा 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 करके कितना डिफिकल्ट लगता है. सीधा करोगे, अगर सीधा रास्ता मिलेगा तो इट विल बी सो इजी. ओके, लेकिन क्या मालूम आप लोग को सीधा रास्ता अच्छा ही नहीं लगता है. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डायरेक्ट मेथड डिफिकल्ट लगता है. क्या है, हाउ डू यू गेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी? आई विल ओनली शो हाउ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी विल वर्क. No more difference in P&L. You should say कैश सेल्स से कितना पैसा आया. ओके, देन कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, या रिकवरी ऑफ बैड डेट्स. ओके, तो देन अभी ये टोटल इनकम हो गई या टोटल रिसीट्स हो गया, लेस टोटल पेमेंट कैश परचेस. पे टू creditors, then pay to wages, pay to operating expenses. So you will get cash from operating activity before tax, less tax, you will get cash from operating activity आफ्टर टैक्स या जनरली नॉर्मल जो अपना टैक्स है. डन हो गया. डोंट यू थिंक दिस इज इजियर? हेलो हेलो. Yes, sir. Yeah, this is so very easy. Yeah, you can say, sir, the data which is required for preparing cash flow statement, you might feel little difficult. नहीं, कुछ नहीं यार, सिर्फ एक एडिशनल कुछ अकाउंट्स बनाने की जरूरत है. कैश फ्लो स्टेटमेंट बाय इनडायरेक्ट मेथड में इफ यू रिमेंबर मैंने आपको बोला था कि जो हम टिक करते हैं, यस और नो, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, कुछ करंट एसेट करंट लायबिलिटी को टिक करते हैं. यहाँ पे वो टिक करने की जरूरत ही नहीं है, सब अकाउंट्स बनेगा. नो कंसेप्ट ऑफ टिकिंग एंड ऑल दो स्टफ. कितना इजी हो जाता है. यू शुड नो व्हाट इज द हाउ डेटर्स अकाउंट वर्क. डेटर्स के बाद क्रेडिटर्स, उसके बाद स्टॉक. ये हमें चाहिए, ये कुछ चीजें हमें चाहिए, दैट्स ऑल. ये मिल गया मतलब बात खत्म हो गई. डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस डेबिट में रहेगा. ओके, और डेटर्स कैसे बढ़ता है सर? क्रेडिट सेल से. ओके, देन वो कम कैसे हो सकता है सर? मे बी बिल्स रिसीवेबल से या पेमेंट से, या हमने बैड डेट्स कंसीडर किया है या डिस्काउंट दिया है. दैट्स ऑल. व्हेन दिस विल बी क्लोजिंग बैलेंस. Then
creditors. So now let's understand creditors. Exactly opposite debtors का by balance, यहाँ पे आएगा by credit purchase, यहाँ पे आएगा by to cash bank, देन बैड डेट्स वो ऐसा नहीं होता है, डिस्काउंट हो सकता है, हम किसी का पैसा नहीं डुबाते, दिस इज द लॉजिक एक्चुअली, इसलिए बैड डेट्स नहीं होता है. एंड दैट्स ऑल, बाय लाइक यू नो टू बैलेंस कैरेट डाउन, डन, so easy. Now I need to make one more account, and that account is stock inventory. Stock account to be prepared only when income statement has cost of goods sold. अगर इनकम स्टेटमेंट हैज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो ही स्टॉक अकाउंट बनेगा. क्या होगा स्टॉक अकाउंट में? ओपनिंग स्टॉक, देन कैश परचेस, क्रेडिट परचेस, और यहाँ पे आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और यहाँ पे आएगा क्लोजिंग स्टॉक. हो गया, डन. एक्सपेंसेस और इनकम के लिए अगर आपने ग्रुप 1 किया रहेगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड होते हैं. तो एक्सपेंसेस या इनकम के लिए आपने जो भी पेमेंट किया है, पेड या रिसीव्ड, फिर दो चीजें ऐड होती है, दो चीजें लेस होती है. आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड होता है, और जो चीज आउटस्टैंडिंग का होता है एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट एडवांस का होता है. एडवांस तो फिर किसका होगा? स्टार्ट का. सिमिलरली ये दोनों ऐड हो जाएगा, लेस क्या होगा? आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, और यू कैन से स्टार्ट, एंड लेस एडवांस एट एंड. सिंपल, डन. तो आपको मिल जाएगा आपका P&L या इनकम स्टेटमेंट का क्या है, या करंट ईयर का एक्सपेंस या करंट ईयर का इनकम. अगर आपने इतना चीज समझा है, दैट्स ऑल, यू आर डन विथ इट. हमने जितना कैश फ्लो के लिए पहले सीखा, ये एडिशनली ये चार चीजें अगर हमको पता चल गई तो वी आर डन विथ इट. और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऐसा दिखेगा, एकदम सीधे सीधा, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. But when you want to do cash flow statement by direct method, remember 2 consecutive years की बैलेंस शीट के साथ, 2 consecutive years की बैलेंस शीट के साथ साथ इनकम स्टेटमेंट होना जरूरी है, वरना हम कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं कर सकते. बाय डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का है तो आपको चाहिए 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर का बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट ऑफ द करंट ईयर, नहीं तो नहीं हो सकता. तो एक सम लेता हूं, अभी अभी हमने सम किया. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. यही सब हम वापस करेंगे, लेकिन हम लोग डायरेक्ट मेथड से करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड से नहीं. अभी जब हम इनडायरेक्ट मेथड से कर रहे थे तो मैंने आपको बोला इनकम स्टेटमेंट का 2 इफेक्ट होएगा.
और उसको एडजस्टमेंट कंप्लीट करने का, एडजस्टमेंट जैसा कंसिडर करने का। लेकिन जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बाय डायरेक्ट मेथड करते हैं तो लेट मी टेल यू, पीएनएल एज वेल एज बैलेंस शीट सबका 1-1 इफेक्ट और एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट। तो प्लीज ध्यान दीजिए कैसे होगा। Yeah, we will be doing it in the next session. So thank you.